नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 11 यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम वृत्त के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, यानी कुछ बेसिक नॉलेज यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से हल कर सकें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें ये एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त का जो केंद्र है वो O है। इसके केंद्र को हमने O मान लिया। ठीक है, और ये हम इसकी कुछ त्रिज्याएं खींच लेते हैं। ठीक है, एक त्रिज्या हमने ये खींच ली OA और एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या खींच लेते हैं हम OB। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं OA और OB। और ये जो बच्चों त्रिज्या हैं हमारे पूरे वृत्त को दो भागों में बांट रही हैं। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है नहीं, तो ये जो भाग है यानी कि OAB, एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। यहाँ पर दो भाग हो गए, पहला भाग ये हो गया AOB और दूसरा भाग हो गया, अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, Q ले लेते हैं तो AQB, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो भाग है हमारा OAPB, तो इसे हम बोलेंगे क्या बच्चों? ये हो गया हमारा त्रिज्याखंड। कौन सा त्रिज्याखंड होगा? लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, इसे हम बोलेंगे बच्चों लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो भाग है किससे बना हुआ है? त्रिज्याओं से बना हुआ है। ठीक है, OAPB ये हमारा लघु त्रिज्याखंड हो गया बच्चों। और ये जो बाकी जो भाग बचा है AQB, ये इस भाग को बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्याखंड। ये वाला भाग होगा दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, लघु त्रिज्याखंड और ये हो गया बच्चों दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, अब यहाँ से ये जो वाला जो भाग है ये इतना, ये होगा हमारा क्या? लघु चाप। इसे बोलेंगे हम लघु चाप बोलेंगे बच्चों। APB जो है लघु चाप है और AQB ये वाला, ये जो परिधि दिखाई दे रही है ना आपको, ये पूरी ये होगा हमारा दीर्घ चाप। ठीक है नहीं बच्चों, अब इस चैप्टर में हम जैसे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी हमें निकालना है और ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है बच्चों। ठीक है, तो लघु जो त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल क्या होता है हम वो यहाँ पर वो भी जान लेते हैं। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों हमें इसका कोण चाहिए। तो इसका जो कोण होगा ये वाला, यहाँ पर जो केंद्र पर बनेगा बच्चों, इसे हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, यहाँ जो कोण होगा AOB जो केंद्र पर बनेगा वो हमारे त्रिज्याखंड का कोण होता है। ठीक है नहीं, अब इस त्रिज्याखंड का जो नाम है OAPB, OAPB ये इसका नाम होगा। ठीक है ना बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल होगा, अब यहाँ जो पूरा कोण केंद्र पर बनता है बच्चों वो होता है 360। अब 360 में से हम कितना ले रहे हैं? यहाँ पर केवल बच्चों हम थीटा ले रहे हैं, तो 360 में से हमने लिया है थीटा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल की थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ये लघु त्रिज्याखंड का हो गया। अब हमें सपोज कीजिए कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए जो कोण होगा ना बच्चों, तो इसके लिए जो कोण होगा केंद्र पर ये वाला होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला कोण। ठीक है, ये होगा हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण। ये पूरा जो एंगल होता है गोल गोल जो यहाँ पर होगा वो 360 का होगा। अब 360 में से हम अगर थीटा को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, जो हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण होगा। ठीक है ना बच्चों, तो दीर्घ त्रिज्याखंड जो होगा बच्चों उसका नाम हम ले सकते हैं, यहाँ से ये है हमारा जैसे OAQB, ये होगा दीर्घ त्रिज्याखंड। अब इसका भी क्षेत्रफल बच्चों इसी की तरह होगा। हम 360 में से हमने लिया है कोण 360 माइनस थीटा। ठीक है नहीं, 360 में से हमने लिया है 360 माइनस थीटा, जो लघु त्रिज्याखंड का कोण है वो घटा देंगे, तो और गुणा
क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा इसी प्रकार से दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र भी बच्चों यहाँ पर बन जाएगा। लघु त्रिज्याखंड में थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और दीर्घ त्रिज्याखंड में हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है नहीं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का अगर हम क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी बच्चों यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या समझना है, ये इस लघु चाप की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो लघु चाप है हमारा बच्चों ए पी बी। जब हमें लघु चाप की लंबाई निकालेंगे तो हमारा जो कोण होगा वो थीटा ही रहेगा। ठीक है नहीं, लघु चाप के लिए तो यहाँ 360 में से हमने कोण लिया है थीटा। ठीक है, और गुणा यहाँ वृत्त की ये वाली देखिए परिधि है, यही तो परिधि है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर या 2 पाई आर थीटा बटे 360। इस तरीक़ा से ये बच्चों हो जाएगी लघु चाप की अगर हम लंबाई निकालेंगे। ठीक है नहीं, अब इसके बाद ये जो बाकी बचा ये वाला, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों क्या, दीर्घ चाप। ठीक है, अब दीर्घ चाप की लंबाई, इसके लिए सूत्र ये होगा। अब जो दीर्घ जो हमारे त्रिज्याखंड का जो कोण है ना बच्चों 360 माइनस थीटा, तो हमारा कोण तो यही रहेगा। ठीक है, 360 में से हमने कोण लिया है 360 माइनस थीटा और वृत्त की जो परिधि होगी वो 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये परिधि तो ये वृत्त की परिधि। ठीक है, परिधि का एक भाग है तो 2 पाई आर। तो ये हमारा हो जाएगा दीर्घ चाप की लंबाई। या आप क्या करेंगे, पूरे वृत्त की परिधि में से जो 2 पाई आर होती है इसमें से लघु चाप की लंबाई आप माइनस कर दीजिए तो आपको दीर्घ चाप की लंबाई भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये 4 सूत्र जो है हमें यहाँ पर मिल गए हैं और हमने इनको सीखा है कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होगा और दीर्घ चाप का अगर हम दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना पाई आर स्क्वायर, वही यहाँ पे लगा देंगे। और लघु चाप की अगर हमें निकालनी है, ये ए पी बी हमारा लघु चाप है, तो इसकी लंबाई जिसे हम एल से डिनोट करते हैं तो थीटा बटे 360 2 पाई आर हो जाएगी। और दीर्घ चाप की जो लंबाई होगी वो 360 माइनस थीटा, क्योंकि जो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण है वही बच्चों दीर्घ चाप के लिए भी कोण होगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये चारों सूत्र इस प्रकार से हमें बहुत आसानी से हमने प्राप्त कर लिए हैं और मुझे यकीन है कि आप इनको भूल भी नहीं पाएंगे। अगर आप एक बार ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इन्हें भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमसे बच्चों क्या पूछा जाता है, यानी कि एक वृत्तखंड और होता है। अब वृत्तखंड क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो बच्चों ये हमारा एक वृत्त है और जिसका केंद्र O है। ठीक है, ये हमने एक जीवा खींच लीजिए, ये एक हमारी एक जीवा है, यहाँ पर ए भी एक जीवा खींच लिए। ठीक है नहीं, और ये जो वाला भाग है ना ये वाला, ठीक है, ये छोटा वाला जो भाग है, अब ये जो जीवा से इधर बना हुआ है ये सारा क्या है, हमारा एक वृत्तखंड है। इस जीवा ने हमारे पूरे वृत्त को 2 भागों में बांट दिया है, एक ये लघु यानी छोटा भाग और एक हो गया दीर्घ। तो ये जो छोटा भाग है बच्चों ये है हमारा लघु वृत्तखंड, ये है लघु वृत्तखंड। ठीक है नहीं, और ये वाला इसके ऊपर जो सारा भाग है ये हो गया बच्चों दीर्घ वृत्तखंड। यानी आपको ध्यान रखना है, जीवा द्वारा अगर जो बना हुआ भाग है और चाप द्वारा बना है वो होता है वृत्तखंड, और जो त्रिज्याओं से बना हुआ होता है उसे बोलते हैं त्रिज्याखंड। जैसा इसका नाम है उसी तरीक़ा से ये बना हुआ है, त्रिज्याओं से बना है त्रिज्याखंड और जीवा द्वारा बना हुआ है वृत्तखंड। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है ना बच्चों, इंग्लिश में इसको सेगमेंट बोलते हैं। और ये माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट, और उसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे, अगर हमने यहाँ P ले लिया और ये यहाँ पर हम Q ले लेंगे। ठीक है ना बच्चों, अब ये हो गया हमारा लघु त्रिज्याखंड मतलब वृत्तखंड और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि लघु वृत्तखंड कौन सा है और दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इन त्रिज्याओं को मिला लीजिए। ठीक है, जीवाओं के सिरों पर इसको हमने यहाँ मिला लिया और इसको यहाँ मिला लिया। ठीक है, ये हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं।
ये हमारी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओ ए पी बी ये हमारा हो गया लघु त्रिज्याखंड, ठीक है, ये लघु त्रिज्याखंड हो गया। अगर हम इसका एंगल यहाँ पर वही है, यहाँ पर थीटा मान लीजिए इसका एंगल, ठीक है। अब इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से ओ ए पी बी के क्षेत्रफल में से यदि हम इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे बच्चों, तो हमें लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। पूरे इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से यदि हम इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे बच्चों, तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता ही है ओ ए पी बी लघु त्रिज्याखंड है, और इसमें से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए बच्चों 3 केस होते हैं। एक तो होता है कि जब ये वाला जो कोण है इसका, ये वाला जो कोण है ये इस त्रिभुज का कोण हो गया जब ये 90 अंश हो, या फिर जब ये 90 अंश से बड़ा होता है, और तीसरे केस में आता है कि 90 अंश से छोटा होता है, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे। अभी हम समझेंगे दूसरा जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जब हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इससे जो ऊपर वाला सारा जो भाग है ना, इस वाले से ऊपर ये जो सारा भाग है ना बच्चों, ये सारा भाग यहाँ तक, जीवा से ऊपर सारा जो भाग है, ये हमारा सभी क्या है बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड है। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आप इस लघु जो हमारा वृत्तखंड है ना बच्चों, ये वाला, ये लघु वृत्तखंड जो है, अगर आप इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे पूरे वृत्त में से, तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब हम ये समझेंगे कि ये त्रिभुज जो आता है, कि इस त्रिभुज का जो तीनों केसों में हम क्षेत्रफल किस किस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम तीनों केस यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों। देखिए, तो बच्चों यहाँ पर हमने ये तीनों केस ले लिए। ये हमारा फर्स्ट केस होगा, जो हमारा जो एंगल होगा त्रिभुज का जो कोण होगा ठीक 90 अंश का होगा, ठीक है। जब ठीक 90 अंश होगा तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। और दूसरे केस में जब इसका जो ये वाला जो एंगल है 90 अंश से छोटा होगा, माने कि 60 हो जाए, 45 हो जाए, या कुछ भी हो जाए, 90 अंश से छोटा होगा। और जब तीसरा जो केस है उसमें आपको जो त्रिभुज का ये वाला जो कोण है वो 90 अंश से बड़ा दिया जा सकता है, यानी कि माना कि 120 दिया हो या 120 से ज़्यादा, यानी कि 90 अंश से बड़ा दिया हो। तो तीनों ये हमारे केस हो गए। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ठीक है। जब ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये तो आपको पता ही है, ये त्रिज्या होंगी, ठीक है। अब जब ये वाला केस दिया हुआ है हमें, जब ठीक 90 अंश का है, तो ये समकोण हो जाएगा, या नाम आप रख दीजिए इसका कुछ भी। जब 90 अंश हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आप सभी जानते हैं वो क्या होता है। इसका जो क्षेत्रफल, हम केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब या ऊंचाई, ठीक है ना। 1/2 आधार गुणा लंब गुणा ऊंचाई, या लंब मान लीजिए या ऊंचाई मान लीजिए, एक ही बात है। पहले केस में तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना, जब आपको 90 अंश दिया हो, ठीक है। अब जब आपको 90 अंश से छोटा यानी कि न्यून कोण दिया है, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें सूत्र यहाँ पर जो लगाना है, ये थीटा यही रहेगा, ठीक है, जो भी इसमें दिया हो। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर गुणा साइन थीटा, ठीक है नी, 1/2 आर गुणा आर स्क्वायर गुणा साइन थीटा। अब थीटा जो भी यहाँ पर एंगल दिया है वो आपको थीटा के स्थान पर रखना है बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड केस में। अब तीसरा जो केस है, जब आपको थीटा का मान 90 अंश से बड़ा दिया हो। जब 90 अंश से बड़ा दिया है तो आप क्या करेंगे, जब क्षेत्रफल जो निकालेंगे त्रिभुज का, तो वो होगा हमारा बच्चों कि आर स्क्वायर गुणा साइन थीटा/2 और इंटू कॉस थीटा/2, ठीक है नहीं।
आर स्क्वायर गुणा साइन थीटा बटे 2 और गुणा कॉस थीटा बटे 2। जो हमारा जो थीटा होगा ना उसका आधा करना है, बटे 2 लेना है बच्चों, ठीक है नी। इस प्रकार से आपके ये तीनों केसों में आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ही लेंगे, ठीक है। ये आपको पता ही है। बाकी तो ये लघु वृत्तखंड होगा, नीचे वाला जो है इसके जीवा के नीचे लघु वृत्तखंड है और जीवा से ऊपर वाला सारा भाग होता है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब इसमें बच्चों हमने इस वीडियो में जो भी नॉलेज हमने प्राप्त की है इस वृत्त के बारे में वो हमारी बेसिक नॉलेज है और इसकी सहायता से ही बच्चों हम अपने क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है नहीं। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे छूट जाएंगी, ठीक है नहीं। तो इसलिए आप इन सभी बातों को बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है और जब आप अपने क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चनों को आप हल कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगली वीडियो में हम इस प्रश्नावली 11 का क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।